हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट जबरदस्त चैप्टर, जिसका नाम है ट्राइबल्स, डिक्कूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। हिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो फुल ऑन एनर्जी के साथ पैक्ड हो जाओ, क्योंकि आज हम इसी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं जी। बिल्कुल वन शॉट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। कहानी है जी, कहानी है, कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको, याद रखने का कुछ नहीं है इस चैप्टर में। प्रॉमिस है, मस्ती के साथ पढ़ाएंगे और मौज मस्ती के साथ समझ में भी आएगा। विदाउट एनी डिले शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। फोर्थ चैप्टर है जी आपका, जिसमें आप बेसिकली क्या पढ़ रहे होंगे? आप पढ़ रहे होंगे ट्राइबल्स लोगों की जिंदगी के बारे में। कब? पहले तो जब वो अकेले हुआ करते थे, जब वो मतलब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। फिर पढ़ेंगे हम जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उनकी जिंदगी में क्या असर आया। एंड आफ्टर दैट हम एक स्पेशल केस बिरसा मुंडा जी के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। तो 3 टॉपिक पढ़ने अपन को। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो भैया, हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव? तो भैया, ये जो ट्राइबल ग्रुप थे ये कैसे रहते थे समझते हैं। तो देखो, अलग अलग सिस्टम था। 19th सेंचुरी आने तक ट्राइबल पीपल जो थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए थे, जिसमें से अलग अलग पार्ट्स ने अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल को कैरी कर रखा था। जैसे कि कुछ थे झूम कल्टीवेटर्स। अब ये नाम भले ही आपने बहुत अलग लग रहा होगा कि सुना ही नहीं होगा, बट झूम कल्टीवेटर पता क्या होता है? अबे अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन यार, ये तो तुमने सुना होगा ना। शिफ्टिंग क्या करते हैं, मैं याद दिला देता हूँ। देखो, वैसे तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं तुम्हें पूरा, देखो एनसीईआरटी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहानी के फॉर्म में पूरे कहानी सुनाऊंगा, पूरे स्टोरी पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा कहानी के फॉर्म में। सुनते जाओ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, पेड़ के जो ऊपर ऊपर का पार्ट होता है ना, उसको काट देते हैं ताकि जो सनलाइट है ना सीधे नीचे पहुंचे। अब सोचो, अब वैसे तो खेत कभी आपने देखे, खेत में क्या होता है? खेत में पेड़ नहीं होते ना, ताकि धूप डायरेक्ट आ पाए। पर सोचो कि जंगल में ही खेत बना दिए जाए। क्या करो, जंगल में पेड़ के ऊपर का पार्ट काट दो तो धूप सीधे नीचे आने लग जाएगी। ऐसे करते थे ये लोग। और क्या करते थे, जहां पे इन्हें एक बार इनका खेतीबाड़ी होगी, उसके बाद आग लगा देते थे उस खेती में। जो वेस्ट बचा आग लगा दिया, और जो ऐश बची, उसकी जो बची हुई चीज बची, उसको दूसरे खेत में यूज करते थे एज मैन्योर। समझ में आया? यही होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की गजब की बात भैया, ये फावड़ा कुछ नहीं, सीधे लिए बीज और ऐसे फेंक देते थे। ये ले, बस ऐसे करके ये अपना कल्टीवेशन करते थे। तो बात ये थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ नुकसान थे। यानी कि ये जो ज़मीन छोड़ देते थे, किस चीज़ के लिए? ऐसी बेकार छोड़ देते थे कई सालों के लिए कि अब ये ठीक होगी, वो किसी काम नहीं आती थी। तो इसके कुछ नुकसान हुआ करते थे, ठीक है। अब these cultivators were found in the hilly and forested tracts of the northeast and central India। अब क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भी पता लगाना कि किस एरिया में थे। तो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, यानी कि आज के टाइम पे जहाँ पे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, और नॉर्थ ईस्ट आपके 7 सिस्टर स्टेट्स की तरफ चले जाओ, इस रीजन में आपको मिलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिन्हें झूम कल्टीवेटर कहा है। इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा झूम कल्टीवेटर पे, ध्यान से रखना। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करेंगे, कुछ थे हंटर गैदरर। अब हम फास्ट पेस पढ़ेंगे। अभी तक हमने धीरे धीरे अब क्या वार्म अप कर रहे थे, अब फास्ट पेस आगे बढ़ेंगे। हंटर गैदरर तुम जानते हो किसे कहते हैं? जो कि बस क्या, मार के जानवर और खाते हैं। उनका बस यही काम है, अपने लिए खाना ढूंढना और आगे बढ़ना। तो बहुत से रीजन्स में जो ट्राइबल थे वो हंटिंग गैदरिंग करा करते थे, जिसमें एक बड़ा नाम है खोंड्स। खोंड्स एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। वो क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं वहीं के जंगलों से, और कुक्ड खाना भी जो है बनाते हैं। विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीड्स ऑफ साल एंड महुआ ट्री। साल और महुआ के 2 पेड़ होते हैं जिसमें से ऑयल आता है, उस ऑयल से खाना पकाते हैं और खाते भी थे। उसके अलावा ये फॉरेस्ट से बने काफ़ी सारे श्रब्स, हर्ब्स और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। मतलब बहुत सारे छोटे मोटे प्लांट्स को यूज़ करते थे ताकि मेडिसिन बना सकें, या फिर एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। वही मैंने बोला कि जो ये बनाते थे वो आसपास के मार्केट्स में बेच भी दिया करते थे और थोड़े थोड़े पैसे भी कमा लेते थे। कौन सा ग्रुप था, नाम बताओ? खोंड्स। याद रखना भैया, खोंड्स ग्रुप की बात चल रही है, जो उड़ीसा के रहने वाले थे। अब ये जो ट्राइबल ग्रुप थे, अक्सर इन्हें जरूरत पड़ती थी कुछ सामान लेने देने की, तो ये क्या करते थे, आसपास की लोकेलिटी में उससे एक्सचेंज कर देते थे। दिस वॉज डन थ्रू ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब मैंने क्या बोला कि ये किनके द्वारा हो पाता था? ट्रेडर्स और मनी लेंडर। इन्हें कुछ बेचना था तो ट्रेडर के पास जाते थे, पैसे चाहिए होते थे तो मनी लेंडर के पास जाते थे।
ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। मगर दिक्कत ये थी कि जो ट्रेडर इन्हें ला के सामान देते थे, क्योंकि ये बेचारे गांव में रहते हैं, मतलब गांव से बहुत बाहर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो इन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल रेट क्या चल रहे हैं, तो सब इन्हें लूटते थे। सारे ट्रेडर्स इन्हें बहुत महंगे दामों पे चीज़ें दिया करते थे। मनी लेंडर्स इन्हें लोन तो देते थे मगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो इन बेचारों के साथ सब लूट मार करते थे, जिसकी वजह से इन ट्राइबल्स के लिए मार्केट और ये जो कॉमर्स का जो मतलब ही इनके लिए बन गया कि भैया डेट यानी कि उधार और हमारे लिए गरीबी। इन्हें लगता था अगर हम मार्केट जाना पड़ गया तो समझ लो भाई गरीबी आ गई है, ऐसे माना जाता था। Therefore came to see the money lender and traders as evil outsiders and the cause of their misery। तो आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, तो उसमें एक वर्ड है डिक्कूज। डिक्कूज का मतलब होता है आउटसाइडर्स, और डिक्कूज ये लोग मानने लगे थे किनको, मनी लेंडर्स को, ट्रेडर्स को। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि डिक्कूज किन किन को माना गया है। उनमें से दो नाम आ गए, मनी लेंडर और ट्रेडर, क्योंकि ये इन्हें लूटते थे, तो इन्हें लोग ईविल मानने लगे। ट्रेड जितने भी ट्राइबल थे कि ये भाई बहुत लुटेरे हैं, हमें जब भी आते हैं हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही देके जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग भेड़ बकरी चराते थे, है ना, चरवाते हैं जो कहते हैं। वन गुज्जर थे जो पंजाब के थे, और लाबादीज जो आंध्र प्रदेश की प्रजाति थी, ये ट्राइबल, ये बेसिकली कैटल हर्डर्स थे। इनके पास अपनी गाय भैंस बकरी थी जिसको ये चरवाते थे और उसका जो प्रोडक्ट्स थे उन्हें बेचते थे। वहीं पे जो गड्डीज थे कुल्लू के, ये शेपर्ड्स थे, मतलब जो कि प्रॉपर सिर्फ शीप चरवाते हैं। और बाकरवाज थे कश्मीर के, ये गोट्स को रियर करते थे, यानी गोट्स के बालों को बेचते थे। भाई कुछ ने तो सेटल्ड कल्टीवेशन भी अपना लिया था। सेटल्ड कल्टीवेशन क्या होता है कि एक ही जगह पर रह के आप की खेती करो, जैसे हम किसान कहते हैं ना, नॉर्मल उसका अपना एक खेत होता है, वो वहीं पे जिंदगी भर रहता है, वो था सेटल्ड कल्टीवेशन। अब 19th सेंचुरी से पहले बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना एक फील्ड्स पकड़ा, जो कि देयर फील्ड्स इन वन प्लेस आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर साल वो वहीं पे खेती करते थे, ना कि जगह बदल देते थे झूम कल्टीवेटर्स की तरह। भाई उन्होंने प्लोह पता है ना आपको क्या होता है प्लोह, तो प्लोह को यूज करना शुरू कर दिया, हल कहते हैं जिसको हिंदी में, ताकि उसकी वजह से उनको कुछ लैंड राइट्स भी मिले। मतलब वो क्योंकि एक ही जगह रहते थे, सरकार वहाँ की फिक्स हो गई, उन्हें सरकार ने वहाँ पे कुछ राइट्स भी दी कि चलो ठीक है अब ये ज़मीन तुम्हारी जिंदगी भर के लिए हो गई, इस तरीके के। अब मुंडाज भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि छोटा नागपुर की कम्युनिटी थी। द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। वहाँ की बड़ी गजब की कहानी सुनो। वहाँ पे कहा जाता था, इतनी यूनिटी थी गाँव में कि जब पूछा गया, वहाँ सरकार ने पूछा बताओ अच्छा चलो ये ज़मीन है ये किसके नाम पे की जाए, जिससे पूछें वो पता क्या बोलता, मुंडा के नाम पे। जिससे पूछो मुंडा के नाम पे। अरे मुंडा कोई बंदा थोड़ी है, मुंडा तो पूरी कम्युनिटी है। तो वो कहते थे कि भाई ये पूरा गांव हमारा है, तो ये ज़मीन भी हम पूरे गांव की है, किसी एक बंदे की नहीं है। इतनी यूनिटी थी उनके बीच में। ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। सबके पास लैंड के राइट्स थे, सबके पास। बट अब क्या हुआ, टाइम के साथ वहाँ पे कुछ लोग हो गए शक्तिशाली और वो बन गए चीफ वहाँ के, है ना। ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। तो देखा जाए तो दो तरीके के लोग हो गए। एक तो वो ट्राइबल जो घूमते रहते हैं पूरे देश में, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। एक वो थे जो सेटल्ड हो गए। अब बात करें ब्रिटिशर्स की, तो वो मानते थे कि ये जो सेटल्ड वाले बंदे हैं ना, ये सेटल्ड वाली ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ये थोड़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड है। वो इनका सपोर्ट करते थे, उन्हें लगता था हाँ ये अच्छे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इन पर रूल करना आसान है। अब जो घूमता रहता है यार उस पर कहाँ से रूल करें, उसकी हर बार तो सरकार ही बदल जा रही है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉलोनियल रूल आया, अंग्रेजी सरकार सत्ता आई, इन्होंने किस प्रकार अफेक्ट करा ट्राइबल्स की ज़िंदगी पे। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले जो ट्राइबल चीफ थे उनके साथ क्या हुआ जानते हैं। अब अभी तक तो वो चीफ थे, एक तरह से राजा हुआ करते थे ना गांव पूरे फॉरेस्ट के। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे ट्राइबल चीफ जो थे उनके पास बहुत सारी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। मतलब एक तरह से राजा समझ लो कि इस जंगल का क्या कहाँ बेचना है, कितना पैसा आना है, कौन क्या करेगा, सब कुछ पावर किसके पास थी, वहाँ के लोकल चीफ के पास। बट ब्रिटिशर्स के आते ही जो फंक्शन था चीफ का वो पूरी तरह बदल गया, पूरी ही तरह बदल गया। देखो जितनी ज़मीन थी चीफ के पास वो उन्हें दे दी गई, उन्हें अपनी ज़मीन का जो करना है रेंट पे देनी है करो, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छिन गई। अब वो डिसीजन नहीं ले सकते, उन्हें जो रूल, जितने रेगुलेशन, जितने लॉज ब्रिटिशर्स ने बना दिए उनको मानना ही पड़ेगा, आप मना ही नहीं कर सकते।
उसके अलावा सबसे मुश्किल चीज़ उन्हें दी गई कि जो भी रूल्स या रेगुलेशन ब्रिटिशर्स बनाएंगे वो समझा दिया जाएगा चीफ को। अब ये चीफ की जिम्मेदारी है कि उसके गांव के, उसके ट्राइब के सभी लोग इस बात को माने। तो ये बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, जब जब चीफ जाके समझाते उसके लोग चीफ के अगेंस्ट में हो जाते कि भाई ये बिक गया है, ये बिक गया है ब्रिटिश सरकार से। तो बहुत दिक्कत हुआ करती थी। अब देखो, जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे उनका तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। अब जो भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, झूम झूम करते थे, उनका क्या होता था, ब्रिटिश सरकार उनके साथ क्या करती थी। तो देखो भाई, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो सेटल हो जाएं एक सिंपल जगह पे और पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाएं। पीजेंट मतलब जो अमीरों की जमीन पे जाके लेबर का काम करते हैं। ब्रिटिशर्स ये भी चाहते थे, ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर। क्यों ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि सिंपल सी बात है, उन्हें एक रेगुलर रेवेन्यू चाहिए होता था अपने स्टेट से। अब जो बंदा आज यहाँ है अगले साल नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ये रेवेन्यू देगा कि नहीं देगा, समझ रहे हो। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स निकाले। जैसा अगर आपको याद होगा तो रियोतवाड़ी, महलवाड़ी, याद है? नहीं याद है? छोड़, कोई बात नहीं। देखो उन्होंने क्या करा, मेजर्ड करा लैंड और हर ट्राइब को फिक्स लैंड देना शुरू कर दिया कि अब तुम्हारा इतना है और उस लैंड से जितना हमने तुम्हें दिया है इससे हमें भाई इतना रेवेन्यू, इतना तुम टैक्स हमें कलेक्ट करके दोगे। अब टैक्स पैसा ही नहीं होता, आज के टाइम पे तो टैक्स पैसा होता है, उस समय तो आप टैक्स के फॉर्म में अनाज, चावल, गेहूं कुछ भी दे सकते थे। टैक्स इज टैक्स। अब देखो, कुछ पीजेंट जो थे वह डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स अदर टेनेंट। अब इनमें से कुछ को कह दिया गया कि भाई आप हो गए लैंड ओनर्स क्योंकि आपको दे दी गई जमीन, और बाकी सब हो गए टेनेंट्स, मतलब बाकी सब इस जमीन पे काम करेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स का एफर्ट था कि झूम कल्टीवेटर्स को सेटल करने का, वो हो गया अनसक्सेसफुल क्योंकि वो रोक ही नहीं पाए। सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कार्स एंड द सॉइल इज ड्राई। अब भाई कई बार ऐसी ऐसी जगह उनको ब्रिटिशर्स दे देते थे जहाँ पे उनकी न ज़मीन थी, न ज़मीन अच्छी, न पानी अच्छा, तो वो क्या करें। अब इस वजह से बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट होने लगा, ब्रिटिश सरकार को बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट देखना पड़ा। अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सब पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और इसी की वजह से कई बार तो ब्रिटिश सरकार को ये परमिशन देनी भी पड़ी कि ठीक है भैया, आप जैसे चाहे झूम फिर के जो चाहे कल्टीवेशन करिए, ठीक। कुछ लोग तो इतने खतरनाक थे। अब बात करते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट की। ब्रिटिशर्स जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने कुछ फॉरेस्ट लॉज बना दिए। क्या थे ये फॉरेस्ट लॉज समझते हैं, और ये स्पेशली ट्राइबल के लिए ही हुए क्योंकि वहाँ रहता कौन था फॉरेस्ट में, ट्राइबल कम्युनिटी। तो समझते हैं उनके लिए कैसे अफेक्ट कराइए। फॉरेस्ट लॉज जो थे classified some forest as reserved forest for their produced timber which the British wanted। ब्रिटिशर्स को चाहिए थे ऐसी चीज़ें जो बहुत महंगी बिकती हों इंग्लैंड में, जिसमें से एक चीज़ थी टिम्बर की लकड़ी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जहाँ जहाँ टिम्बर की लकड़ी उगती थी उसे कह दिया रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल ट्राइबल प्रजाति ऐसी नहीं रह सकती, निकलो भाई, नहीं निकलोगे तो हमारे हिसाब से रहोगे। तो क्या करा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि फ्रीली मूव करना, झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स, हंट एनिमल्स, सब कुछ बैन कर दिया। अब कई शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे उनको भैया वहाँ जगह जगह छोड़ उस जगह को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। अब वो क्या करें, यहाँ पे जब काम ही नहीं बचा, सब कुछ बैन है, तो क्या करें। अब ऐसे में सरकार तो भैया दिक्कत में आ गई क्योंकि जितने लोग थे उनको तो तुमने सबको भगा दिया। अब तुम्हारे लिए लकड़ी कौन काटेगा, तुम्हारे लिए काम कौन करेगा। तो भैया सरकार को वापस बुलाना पड़ा, अरे अरे वापस आओ, ठीक है हम तुम्हें तुम्हारा घर दे देंगे, यहाँ रहो, घूमो फिरो, जो करना है करो, बट देखो लकड़ी हमें काट के दे देना, बस सरकार इतनी तुमसे गुजारिश है। तो बस इन कामों के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको रख लिया। अब इसी टाइम पे क्योंकि भाई इतनी सारी गवर्नमेंट दिक्कतें कर रही थी तो कई सारे रेबेलियन भी उठे। रेबेलियन मतलब अगेंस्ट में रिवॉल्ट हो गए, जिसमें से बहुत बड़े बड़े कुछ नाम हैं। जैसे एक है सोनग्राम संगमा, ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था 1906 में असम में। और फॉरेस्ट सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था सेंट्रल प्रोविंसेस में, यानी कि जितने भी सेंट्रल प्रोविंसेस थे जहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी सरकार थी, जहाँ ब्रिटिश रूल काफ़ी ज़्यादा था। अब बात करें द प्रॉब्लम विद ट्रेड की। जो प्रॉब्लम है ट्रेड के साथ वो क्या होती थी, मतलब बेचारे जो ये लोग ट्रेड करने जाएं तो इनके साथ दिक्कत क्या होती थी। तो 19th सेंचुरी में जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर थे स्टार्टेड कमिंग more often in forest, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking tribal groups to work for wages। बहुत सारे मनी लेंडर ट्रेडर को पता चल गया कि यार देखो ये गरीब लोग हैं,
ये यहाँ रहते हैं, इन्हें देश दुनिया का पता तो है नहीं, इन्हें तो बेवकूफ़ बना लो। तो वो ज़्यादा आने लगे इन्हीं तरीके के फॉरेस्ट में, उनको लोन देने लगे ज़बरदस्ती कि हम तुम्हें पैसा देंगे, बदले में तुम हमारे लिए बस काम करो, तुम्हें पैसा तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है। अब बड़ी अच्छी कहानी है। हज़ारीबाग एक जगह थी, वॉज एन एरिया वेयर द संथाल, अब संथाल एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि कुकून रियर करती है। कुकून से क्या बनता है? सिल्क बनता है। शाबाश, साइंस तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, शाबाश। तो कुकून बनता है भाई। तो जो ट्रेडर्स थे, अब वो खुद तो जाएंगे नहीं जंगल में, तो क्या करते थे वो ट्रेडर्स, इस सिल्क को डील करने के लिए अपने एजेंट को भेजते थे। ये एजेंट जाता था, उनको बुद्धू बनाता था कि अरे यार मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। 10 रुपये, सोच रहे हो कितना होता, तुम्हारा पूरा खानदान चल जाएगा 10 रुपये में। ऐसे करके उनको बेवकूफ़ बना देता था, जबकि उसकी रियल प्राइस पता है कितनी है? 50 से 60 रुपये, इतना महंगा। तो वो क्या करते थे, 10 रुपये में खरीदा इनसे, इनको बेवकूफ़ बना के दे दिया, और बाद में उसको एक्सपोर्ट करा जाता था। कहाँ? गया नाम की जगह पे, ठीक है। अब गया में एक्सपोर्ट किया जाता था, जहाँ पे उसको 5 गुना प्राइस में बेचा जाता था। तो इसमें 5-7 रुपये कौन कमा लेता था? मिडिल मैन। और बाकी के कौन कमाता था? जो बेचने वाला है। सबसे नुकसान किसका होता था? जो बेचारा सिल्क को ग्रो कर रहा था। तो ऐसे करके बेवकूफ़ बहुत बनाया जाता था ट्राइबल्स को। और इन्हें धीरे धीरे तो यार ये बात पता चली जाएगी, उनका काम ही नहीं, 5 तुम उनको 10 रुपये दे रहे हो, वो कैसे काम चलाएंगे? क्योंकि 10 रुपये तुमने आज दे तो दिए, जब उस 10 रुपये से वो कुछ खरीदने जाएंगे मार्केट में, तब तो उन्हें पता चल जाएगा कि इन 10 रुपये की तो यार कुछ औकात ही नहीं थी, ये तो बहुत ही कम है। हमने दिया इतना सारा, 10 रुपये में हमें मिला इतना सा, ये क्या बात हुई। अब इसी चक्कर में बेचारे जो कंडीशन थी ट्राइबल्स की, वो बहुत ख़राब हो गई और उन्हें अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। किस चीज़ में? काम की खोज में, कि भाई पैसा तो कमाना है, घर तो चलाना है। अब बट जब वो बाहर गए, उनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो गई। लेट 19 सेंचुरीज़ की बात करें तो दो इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई थी, टी प्लांटेशन की और माइनिंग की। ऐसे में जितने भी लोग थे जिनके पास पैसा था, उन्हें यार ये बेचारी बड़ी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती थी, उन्हें लगा इनको बढ़िया है, इनको काम पे लगाओ। उनको बहुत कहते हैं एक्सप्लॉइट किया गया। उनको बोला गया ठीक है भाई, तुम आपसे या तो टी प्लांटेशन में या माइनिंग के काम में लग जाओ। उनको इतने गंदे पैसे दिए जाते थे, इतने गंदे भाई। उनकी लाइफ पता कितना, 14 से 15 घंटे की शिफ्ट होती थी। सोचो, 14 से 15 घंटे आपको लगातार काम करना है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार खाना मिलेगा। उसके बाद आप अपनी शिफ्ट खत्म करो, तब एक बार खाना मिलेगा, और फिर सो जाओ 4-5 घंटे, और सुबह उठो फिर काम पे लगो। साल में एक छुट्टी मिलती थी। कैन यू इमेजिन दिस? ऐसे काम करवाया जाता था इनसे। अब थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेबेल्ड। इसी टाइम पे बहुत अलग अलग जगह पे रेबेल्स होने शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा था प्रैक्टिसेस को। जो भी वो चीज़ें बेचारे करते थे उनको रोक दिया जाता था, बैन कर दिया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ऐसे में कुछ मेजर रिवॉल्ट आए, जैसे कोल्स का रिवॉल्ट, जो कि 1831 से 32 में हुआ था। फिर संथाल्स ने भी रिवॉल्ट करा। कब करा? 1855 में। बस्तर रेबेलियन हुआ, बहुत बढ़िया, जिसमें भैया इंडिया ब्रोक आउट, यानी कि बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था 1910 में। वर्ली रिवॉल्ट हुआ था 1940 में महाराष्ट्र में, जो कि बिल्कुल आज़ादी के बहुत ही पास हुआ था। और उसके अलावा एक बड़ा है मूवमेंट ऑफ बिरसा। और अभी इस बिरसा मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें जानना है बिरसा मुंडा के बारे में। अगर आपने गलती से भी एनसीईआरटी छूने की या पढ़ने की कोशिश करी है, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी की कहानी शुरू होती है बिरसा मुंडा की कहानी से, जहाँ पे बिरसा घूमते हुए पाए जाते हैं। अब आपको कहानी सुनाते हैं, कौन थे ये बिरसा मुंडा। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये भगवान का अवतार थे, इतना पूजा जाता था बिरसा मुंडा को। जानते हैं क्यों? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था मिड 1870s के टाइम पे। वो एक बहुत ही पुअर, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, और बोहोंडा नाम का जो गांव, वो जंगल था, उसके आसपास रहा करते थे। इनका बचपन में क्या करते थे? ग्रेजिंग शीप ग्रेस करवाते थे। थोड़े बड़े हुए तो फ्लूट भी बजाते थे, कृष्ण की तरह फ्लूट बजाते थे, और लोकल अखाड़े जो होते थे वहाँ पे डांस भी करते थे ये। अब जैसे जैसे ये बड़े हुए, देखो यहाँ तो इतना लिखा नहीं होगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे जैसे ये बड़े हुए, टीनेजर हुए, इन्होंने कहानी सुनने लगी, क्योंकि ये मुंडा कम्युनिटी के थे, मुंडा ट्राइब के थे। तो मुंडास का जब पास्ट, इन मुंडास की कहानी सुनी कि एक समय पे हमारे जो गोल्डन, अगर आप चैप्टर का नाम पढ़ो तो चैप्टर का नाम क्या है? विजन ऑफ द गोल्डन ग्लोब, गोल्डन एरा, है ना, शायद ऐसी कुछ है, जो भी कंफर्म कर लेना। अब ये बात क्या है पता है? गोल्डन टाइम किसे कहा जा रहा है? गोल्डन टाइम कहा जा रहा है जब बिरसा, जो लोग थे ना, ये जो मुंडा कम्युनिटी थी, ये अपने पीक पे थी। जब ये भाई एकदम फियर्स थे, लड़ते थे, खाना अपना एकदम खुद से करते थे, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब वो कहानियाँ सुनते थे, इनके दिमाग में वही सब इकट्ठा हो गया। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने रिवॉल्ट करा,
इन्होंने लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब देखो इन्होंने लोगों से कहा क्या क्या, क्यों लोग भगवान मानने लगे, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें बोली। इन्होंने पहले तो सारे मुंडा कम्युनिटी के लोगों से कहा कि भाई आप दारू पीना, लिक्कर पीना छोड़ दो, अपने गांव को साफ रखो, और ये जो विच क्राफ्ट और सॉसरी होती है, यानी कि काला जादू, ये सब, इस पर विश्वास करना बंद कर दो। पहली चीज़ ये करते ही बहुत लोगों को लगा कि यार ये जब उन लोगों ने करा, उन्हें लगा यार हमारा तो पूरे गांव का एकदम बेटरमेंट हो रहा है। तो ये तो लोग धीरे धीरे उनको मानना शुरू हुए। उसके बाद 1895 में बिरसा ने ये भी अर्ज करा अपने फॉलोअर्स से टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि भाई हमारा जो मुंडास का एक ज़बरदस्त पास्ट है उसको हम फिर से लेके आए, हम फिर से एम्बैंकमेंट्स बनाएं। यानी कि एम्बैंकमेंट क्या होता है, नदी के किनारे घर, इस टाइप की चीज़ें। नेचुरल स्प्रिंग्स को टैप करें, ट्रीज प्लांट करें, ऑर्चर्ड्स बनाएं फूल के बड़े सुंदर सुंदर, और प्रैक्टिस करें कल्टीवेशन अपनी लिविंग कमाने के लिए। मतलब एकदम जो हमारा ग्लोरियस पास्ट था ना, वैसे हम वापस बन जाएं। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो पॉलिटिकल एम था बिरसा मूवमेंट का, इस पूरे बिरसा मुंडा का, वो ये था कि सारे मिशनरीज, उस समय क्या होता था, क्रिश्चियंस मिशनरीज आ गए थे चर्च, और इन जितने ट्राइबल लोग थे ना, इनको वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। स्कूल भेजते थे, वहाँ पे सिखा दिया जाता था कि तुम क्रिश्चियन हो, जीसस को मानो, ये वो। उन्हें पता चल गया कि यार देखो ये सब हमारे साथ बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उन्होंने सारी मिशनरीज को, उन्होंने मनी लेंडर्स को भगा दिया, उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे उनको भगा दिया। तो जितने भी लोग उनको सप्रेस कर रहे थे, उन्होंने उन सबको भगा दिया और सबसे बोला कि इनसे भाई दूर रहो। और आखिर में अंग्रेजी सरकार को भी उन्होंने, बट सैडली क्योंकि बहुत पावरफुल थी ब्रिटिश सरकार, तो उन्होंने आखिर में बिरसा मुंडा को ही दबा दिया। बट ये मूवमेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट बना लोगों के बीच में, एक बहुत ही पावरफुल, यानी कि ब्रिटिश सरकार भी जिससे हिल गई थी। अब जैसे जैसे ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स तक पहुंचा, तो भाई उन्होंने एक्ट करा, अरेस्ट कर लिया बिरसा मुंडा को और उसको मार दिया फाइनली। अब जब आप सोचो, बीच में सिर्फ डायरेक्ट नहीं मारा, उसके बीच में उनको छोड़ा भी गया। उस बीच के टाइम पे जब वो छूटे, तो वो कई गांव गए, वहाँ से उन्होंने सपोर्ट इकट्ठा करा। उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन से लेके चर्चेस पे सब जगह अटैक करा और बहुत ज़्यादा केओस मचाया। 1900 में बिरसा मुंडा की डेथ हुई थी कोलेरा से, याद रखना, बिरसा मुंडा की डेथ किससे हुई थी, कोलेरा से। और पूरा उनकी डेथ के बाद पूरा मूवमेंट जो है वो फेड आउट हो गया। बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, कि इससे कितना बदलाव आया। इससे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने नए लॉज लाए दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिक्कूज। उन्होंने भाई नए लॉज क्या आए कि अब ये जो ट्राइबल की लैंड है, अभी आसानी से कोई भी बाहर का डिक्कू, मतलब कोई भी आउटसाइडर, मनी लेंडर हो, ट्रेडर हो, अंग्रेजी सरकार हो, नहीं ले सकती, पहली चीज। उसके अलावा इट शोड वंस अगेन that the tribal people had the capacity to protest against the injustice and express their anger against colonial rule। जो बात मैंने बोली, इससे पता चला कि इनके अंदर भी ये शक्ति है इसको रोकने की। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अब फट से यहाँ पे वीडियो आ रही होगी क्वेश्चन आंसर्स की, उसको भी देख लो ताकि चैप्टर पूरा पूरा पक्का हो जाए, पेपर में फोड़ के आ जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, फट से कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।